और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं गंगा की सफाई से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। गंगा की स्वच्छता के लिए सरकार की ओर से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। गंगा को चाहे साफ करने को लेकर हो, गंगा को स्वस्थ बनाए रखने को लेकर हो। अब आपको बड़ा अपडेट ये दे देते हैं कि सामाजिक संगठनों ने भी इसके बढ़ चढ़कर हिस्सा तो लिया है, लेकिन गंगा स्वच्छता की पूरी तरह से वापस नहीं आ पाई है। गंगा स्वच्छ पूरी तरह से है या नहीं, इस पर आपको जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हालिया रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया है। हरिद्वार में गंगा जल पीने योग्य नहीं है, क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मासिक सर्वे में गंगा जल में फिकल कॉलीफॉर्म यानी कि अपशिष्ट की मात्रा अधिक पाई गई है। रिपोर्ट में गंगा जल बी श्रेणी की बताई गई है। तो हरिद्वार के आसपास जो गंगा जल आप देख रहे हैं और जिसे आप अपने साथ लेकर जाते हैं, जो शुद्धता का प्रतीक है, वो इतनी शुद्ध नहीं है जो रिपोर्ट सामने आई है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि रिपोर्ट में गंगा जल बी श्रेणी की बताई जा रही है। इसका मतलब ये हो जाता है कि गंगा जल में स्नान तो किया जा सकता है, लेकिन ये गंगा का जल पीने योग्य नहीं है। तो जो फीकल कोलीफॉर्म की कंसंट्रेशन जो मिल रही है वो लगभग 100 के आसपास है। 50 से लेकर 100-120 तक है। मतलब फीकल कोलीफॉर्म की जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम है गंगा जल में। जो हमारा मॉनिटरिंग डेटा है उसके अनुसार गंगा का जल नहाने के लिए उपयुक्त है, बी श्रेणी में आच्छादित है। गंगे तो क्या कहते हैं पॉकेट भरने का बहुत बड़ा साधन हो गया। कभी कुछ अच्छे अधिकारी आते हैं तो अभी परियोजना को खोलने में लगा हुआ है। हमने हरिद्वार में स्नान करने लायक, आचमन करने लायक होने, पीने लायक होने चाहिए। 86 तक में यहाँ का पानी पीते थे। 86 तक हरिद्वार में गंगा का ही पानी पीते थे। इवन चंडी घाट पर जो था ना। और इस खबर पर और जानकारी हमारे सहयोगी पुलकित शुक्ला देंगे, लाइव हमारे साथ मौजूद है। पुलकित, एक समय था जब साइंटिस्ट भी हैरान थे कि गंगा जल का इस्तेमाल अगर आप यहाँ पर जाके पूजन के लिए करते हैं, यहाँ पर जाके आप आस्था की डुबकी लगाते हैं, उसके बाद भी ये शुद्धता का प्रतीक हुआ करता था। गंगा का जल शुद्ध, जिसका कल बहता पानी लोग अपने घर जाते हैं, लेकर जाते हैं और कहते हैं कि अगर एक बूंद भी इसकी किसी पानी में मिला दी जाए तो वो शुद्ध हो जाता है। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो हैरान परेशान करने वाली है। इस रिपोर्ट में किस तरह की बातें लिखी गई हैं और क्या आधार बताया गया है जिसकी वजह से गंगा का जल शुद्धता का प्रतीक अब नहीं लिया जाता है, खासतौर पर हरिद्वार की इस जगह पर। विस्तार से इस पर जानकारी दें पुलकित। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि एक समय में गंगा का जो जल है वो शुद्धता का प्रतीक माना जाता था और किसी भी चीज को अगर शुद्ध बताना है, बिल्कुल उसको स्वच्छ बताना है, तो उसके लिए गंगा के जल का उदाहरण दिया जाता था कि ये बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र है, इस तरह से कहा जाता था। और जैसा कि जो अभी मात सदन के संत हैं उनके द्वारा ही बताया गया, हमने बाइट में सुना कि यहाँ पर जो है हरिद्वार में 86 तक या उससे पहले के दशकों तक हरिद्वार में इसका पानी, गंगा का पानी ही पिया जाता था और उसे पूरी तरह से शुद्ध रूप से उसका आचमन भी किया जाता था। देखिए, हरिद्वार एक धर्मनगरी है और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु लगातार पहुंचते हैं और गंगा में स्नान करते हैं और गंगा के जल का पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ उसका आचमन भी करते हैं। आचमन करने बिना जो है उनकी जो यात्रा है, जो उनकी धार्मिक यात्रा है, वो पूरी नहीं होती, क्योंकि गंगा के जल को पूरी तरह शुद्ध माना जाता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो उत्तराखंड की जो इकाई है, जिसका रुड़की में क्षेत्रीय कार्यालय है, उनके द्वारा हर महीने और समय समय पर सर्वे किया जाता है कि गंगा के जल की जो शुद्धता है वो कितनी गंगा शुद्ध हुई है या कितनी जगह पे वो अशुद्ध है। कई जगहों पर 10 से 12 जगहों पर ये अलग अलग जगह पर ये सैंपल लिए जाते हैं और समय समय पर उसकी रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती है। हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार जो गंगा का जो जल है वो 20 श्रेणी का है। 20 श्रेणी के गंगा जल का अर्थ ये होता है कि उसमें स्नान तो किया जा सकता है, लेकिन उसको पीने के लायक नहीं है, उसका आचमन नहीं किया जा सकता। और अगर ये गंगा जल सी श्रेणी का होता है तो इसका अर्थ ये होता है कि उसमें स्नान भी नहीं किया जा सकता। 20 श्रेणी के गंगा जल का अगर लोग आचमन करते हैं, क्योंकि हड़की पैड़ी पर देखने में आता है कि रोजाना हजारों की संख्या में जो गंगा में जो लोग स्नान करते हैं वो उसका पूरी श्रद्धा के साथ आचमन करते हैं, तो उसके स्वास्थ्य कारणों से उसका जो है नुकसान हो सकता है कि अगर इस तरह का 20 श्रेणी के जल का आचमन किया जाता है तो लोगों को कुछ बीमारियां हो सकती हैं जो जिससे उनको काफी नुकसान हो सकता है। हालांकि भौतिक रूप से फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें हरिद्वार में चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खबर है। मनसा देवी और चंडी देवी रोपवे आज से 2 हफ्ते के लिए बंद हो रहा है। वार्षिक मेंटेनेंस के लिए रोपवे का संचालन रोका जा रहा है और इसका संचालन करने वाली कंपनी उषा बेक्रो ने रोपवे को बंद किया है ताकि मेंटेनेंस हो सके।
2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक मनसा देवी रोपवे बंद रहेगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप यहाँ पहुँच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि रोपवे का इस्तेमाल करेंगे तो 2 हफ्ते के लिए रोपवे का काम रोका गया है। 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चंडी देवी मंदिर का ये रोपवे वार्षिक मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया। रविवार को उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में मस्जिद के खिलाफ देवभूमि विचार मंचन की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया। देवभूमि विचार मंच जहां पर कई बड़े नेता पहुंचे थे, बड़ी शख्सियतें पहुंची थी, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदूवादी नेता पहुंचे थे। हैदराबाद के विधायक भी यहां पर पहुंचे थे। टी राजा के यहां पर पहुंचने के बाद देखिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई और टी राजा यहाँ पहुंचे, जिन्होंने कहा है कि उत्तरकाशी और उत्तराखंड के लोगों को यहाँ मैं जगाने आया हूँ। टी राजा ने ओवैसी पर भी जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि धामी जी को एक बुलडोजर खरीदना चाहिए। महापंचायत में गंगोत्री से बीजेपी विधायक सुरेश चौहान शामिल हुए, वहीं स्वामी दर्शन भारती भी मौजूद रहे। विधायक सुरेश चौहान ने कहा है कि सरकार मस्जिद की जांच करा रही है, यदि अवैध हुई तो उसे तोड़ा जाएगा। तो हम धामी जी से निवेदन करते हैं कि एक बार चाय पे चर्चा योगी जी से कर लें। योगी जी किस प्रकार से अवैध मज़ारों को, अवैध जो लोग कब्जा करते हैं उनको किस भाषा में, किस स्टाइल में योगी जी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, वो स्टाइल इम्प्लीमेंट उत्तराखंड में भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो लोग बातों से नहीं मानते उनको समटाइम बुलडोजर से भी समझाना पड़ेगा। पूरे जो अवैध निर्माण की बात की गई उसमें पूरी जांच की बात की गई और ये अवैध होगा तो इसको तोड़वाया जाएगा, ये साफ स्पष्ट वाली बात है। और जो हमारे तमाम हिंदू संगठनों ने जो तय किया, पूरा जो है यहाँ पर जो है लव जिहाद की बात हो, लैंड जिहाद की बात हो, इसके विरोध में तमाम फेरी के बहाने, ठेली रेवड़ी के बहाने जो उनकी तादाद दिन पर दिन बढ़ रही है, जो तमाम रोहिंग्या जो मुसलमान जो यहाँ पर आ रहे हैं, उससे पूरा हिंदू वर्ग जो है, पहाड़ का शांत एरिया है, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, माँ गंगा की नगरी है। राजधानी देहरादून के बल्लूपुर क्षेत्र में मुस्लिम युवक के द्वारा सामान खरीदने आई एक युवती के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है और ये घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है, जहां पर दुकान पर गई युवती के साथ दुकान पर काम करने वाले एक युवक ने अभद्रता की है, जिस पर गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल कर दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एसएसपी देहरादून ने दुकान पर जाने के बाद ऑर्डर करने पर, सामान मांगने पर अश्लील शब्दों से युवक ने जवाब दिया, जिसको लेकर जांच की जा रही है। बेफिक्र रहो आप, बेफिक्र रहो, वहाँ जाके बैठ जाओ, वहाँ जाके बैठ जाओ। बेफिक्र रहो, हमारी भी बहन है, हमारी भी बहन है, तो तभी तुम ऐसे साथ रख रहे हो तुमने। भाई 5 मिनट में बुला लो फिर। देखिए, ये एक प्रकरण शिकायत आई थी कि जिसमें एक दुकान पर जाने के बाद कुछ ऑर्डर किया गया, कुछ सामान मांगा गया, उसमें उसको दूसरे शब्दों में, अश्लील शब्दों में उसका जवाब दिया गया और चूंकि ये प्रकरण महिला संबंधी था, उसकी शिकायत पर तत्काल इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बढ़ते आगे हरिद्वार की खबर आप जानिए, जहां पर हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कॉरिडोर की डीपीआर सार्वजनिक करने की मांग को लेकर हरिद्वार में कांग्रेस ने मशाल यात्रा निकाली है और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी शामिल हुए। शिव मूर्ति चौक से हर की पैड़ी तक मशाल यात्रा सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ी है और व्यापार मंडल के लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। करण माहरा का कहना है कि कॉरिडोर के जरिए धर्म नगरी हरिद्वार का स्वरूप बदलने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान शिव की ये धरती है, चंडिका माई बैठी है और इधर मनसा देवी माई इधर बैठी हुई हैं। उस धरती को जिससे हजारों लाखों लोगों का पेट भरता है और साथ में लोग, हमारी धर्म और संस्कृति का प्रतीक है हरिद्वार, उसको आप किस तरीके से नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं? हमको इसको लंदन नहीं बनाना है, हमको अपनी धर्म नगरी जो हरिद्वार है उसको धर्म नगरी ही रखना है। चुनावी व्यस्तताओं से फ्री होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी का अगला टारगेट अब योजनाओं का खुद से निरीक्षण करना है। इसके लिए मुख्यमंत्री जल्द ही जिलेवार रात्रि प्रवास पर जाएंगे, जहां पर जनता दरबार लगाकर लोगों से 1-to-1 बातचीत की जाएगी। इस पर देखिए रिपोर्ट।
सरकारी योजनाएं धरातल पर कितनी उतरी हैं, इसका निरीक्षण करने अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिलों में जाकर पड़ताल करेंगे। मुख्यमंत्री हर जिले में जाकर रात्रि प्रवास करेंगे, जनता दरबार लगाएंगे ताकि जनता की परेशानियों से सीधे रूबरू हो सकें और विकास योजनाओं का फीडबैक ले सकें। सीएम धामी इस दौरान योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। पूरा एक शेड्यूल बना रहे हैं जिसमें उस जनपद का जहां हम रात्रि प्रवास में होंगे वहां की सभी विचार की जो योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी हम करेंगे। लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम भी करेंगे, जन समस्याओं के निराकरण के लिए काम करेंगे और साथ में जनता के दर्शन भी करेंगे और जन समस्याओं को सुनकर उनके निदान के लिए एक शेड्यूल बनाकर उस पर काम करेंगे। माना जा रहा है कि 10 दिसंबर के बाद मुख्यमंत्री का जिलों का कार्यक्रम जारी किया जा सकता है। दौरे की शुरुआती रुद्रप्रयाग जिले में रात्रि प्रवास से हो सकती है। का प्रवास और रात्रि विश्राम शुरू किया जाएगा, जिसमें जनता मिलन के साथ उनके साथ संवाद कायम करने के साथ साथ अधिकारियों की बैठक और विभागीय कार्यों की समीक्षा के साथ साथ स्थलीय जो कार्य हो रहे हैं विकास के, चाहे सड़क हो या कोई कार्यालय है या कोई जल जीवन मिशन की कोई अलग अलग जो योजनाएं हैं, उनका निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसमें प्रस्तावित है। चुनाव समेत तमाम व्यस्तताओं से फ्री होने के बाद सीएम धामी एक बार फिर फुल फॉर्म में होंगे। मुख्यमंत्री के इस नए शेड्यूल की सुगबुगाहट से कई अफसरों की अभी से बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकायत वाली जल जीवन मिशन से जुड़ी योजना है जो सीएम धामी के टारगेट पर रहने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रवात की रिपोर्ट। चमोली के कई इलाकों में भालू के आतंक को देखा जा रहा है। देखिए, ताज़ा मामला जोशीमठ थाने का है, जहां पर रविवार सुबह 4:30 बजे थाने में भालू घुस गया और कुत्ते पर हमला कर दिया। इलाके में भालू घूमता हुआ दिखाई देगा आपको। ये पास ही में लगे हुए CCTV कैमरे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस वालों का कहना है कि वन विभाग को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सांप के काटने को भी नोटिफाइड बीमारी की श्रेणी में रखने का कहा है, यानी अब अस्पतालों को सर्पदंश के मरीजों का रिकॉर्ड रखना होगा। उत्तराखंड भी उन राज्यों में से एक है जहां पर सर्पदंश से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में आमतौर पर जंगली जानवरों के हमले से लोग परेशान रहते हैं। इसके लिए सबसे अधिक बदनाम है गुलदार, बाघ और भालू, लेकिन इनसे भी अधिक मौतें सांप के काटने से होती हैं। पिछले 5 सालों में गुलदार के हमलों में 103 लोगों की मौत हुई, जबकि सांप के काटने से 125 लोगों की मौत हुई। वहीं देश भर में सांप के काटने से करीब 60,000 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन ये मामले रिकॉर्ड में नहीं आते हैं। इसकी गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक कार्य योजना बनाकर अब सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वो सांप के काटने को नोटिफाइड बीमारी घोषित करें, ताकि इस पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। जनरली 2 तरीके के सांप पाए जाते हैं, एक वेनेमस और एक नॉन वेनेमस। तो जो वेनेमस स्नेक होते हैं उन पे अचानक से पैर पड़ने से जो है उसमें सांपों में मृत्यु होती है, क्योंकि सांप की ये टेंडेंसी होती है कि यदि उसको लगता है कि मैं इसको नहीं खा पाऊंगा तो वो उसको बाइट नहीं करता। हालांकि उत्तराखंड, यूपी, केरल जैसे राज्यों में सांप के काटने को पहले ही नोटिफाइड किया जा चुका है। उत्तराखंड सरकार सांप के काटने पर मृत्यु होने पर 6 लाख का मुआवजा भी देती है। जानकार कहते हैं कि मात्र 10% सांप ही जहरीले होते हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण मौतों का आंकड़ा बढ़ जाता है। बिना जहर के सांप के काटने से भी सिर्फ डर के कारण मौतें हो जाती हैं। देखिए, आमतौर से भारत में 350 से ज़्यादा प्रजातियों की सांप पाए जाते हैं, बट उनमें से 20 से अधिक कुछ जहरीले होते हैं। मतलब आप 10% भी मान लो कि जहरीले होते हैं सांप। उनमें से 4 हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं आमतौर पे, कोबरा, करैत, रसेल वाइपर और सॉसकेल्ड वाइपर। लेकिन क्या है कि आदमी सभी सांप से डरते हैं। वन विभाग ने अपने 12 डिवीजन की 55 चौकियों में एंटी वेनम इंजेक्शन को स्टोर किया हुआ है, जिसे 4 सबसे ज्यादा जहरीले सांपों कोबरा, कॉमन क्रेप, रसेल वाइपर और शाह स्केल्ड वाइपर के जहर को मिलाकर बनाया गया है।
यानी कि यदि आपको किसी जहरीले सांप ने काटा है तो आप नजदीकी फॉरेस्ट चौकी से एंटी वेनम इंजेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उधर देहरादून में चल रहे क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल ऑफ इंडिया रविवार को समाप्त हो गया है, जिसमें देश के कई आईपीएस ऑफिसर्स और क्राइम पर लिटरेचर लिखने वाले लोग शामिल हुए। फेस्टिवल का मुख्य बिंदु पुलिस की व्यवस्था, महिला अपराध पॉस्को के तहत फर्जी मामलों में बढ़ोतरी और साइबर क्राइम के साथ ही मौजूदा समय में बन रही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्राइम थ्रिलर मूवी और शो रहे। यूपी कैडर के आईपीएस नवनीत सेकेरा ने ये कहा है कि आज के समय में 3rd डिग्री ना के बराबर है। वहीं एएसपी जया बलूनी ने कहा कि पॉक्सो में कई फर्जी केसेस भी आ रहे हैं। सिमिलरली जो 3rd डिग्री पहले बहुत फिल्मों में और रियल लाइफ में भी होती थी, अभी 3rd डिग्री नाम की कोई चीज मुझे लगता है बहुत कम हो गई है। खत्म तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन काफी कम हो गई है। तो चीजें बदल रही हैं और एक हमारा समाज एक सभ्य समाज की ओर, एक जैसे कहते हैं ना कि एक गुड डेमोक्रेसी की ओर, एक हेल्दी डेमोक्रेटिक सेटअप की ओर हम धीमे धीमे चल रहे हैं। देखिए, कुछ जो ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि ऐसा लगता है कि बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ, तो एक बार अगर उससे बात कर ली जाए, जैसे कुछ केसेस मैंने भी देखे हैं, तो एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है और अगर उनके साथ बच्चे की एक बार काउंसलिंग की जाए तो कई बार जो रियलिटी है वो सामने आ जाती है। जागेश्वर धाम में वैसे तो सावन के महीने और गर्मियों में ही श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के जागेश्वर धाम में दर्शन के बाद पूरे साल बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर जागेश्वर धाम है, जहां सावन माह में भगवान शंकर को जलाभिषेक करने और शिवरात्रि की पूजा करने के लिए अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन 2023 के अक्टूबर में पीएम मोदी ने जागेश्वर धाम के दर्शन किए, जिसके बाद से साल भर श्रद्धालुओं का धाम में तांता लगा रहता है। ये 2023 के बाद जब पीएम साहब का यहाँ पर ट्रिप हुआ है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के पश्चात यहाँ पर यात्री संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जैसे कि सावन के पश्चात ऑफ टाइम में यहाँ पर बिल्कुल सुनसानी रहती थी, ज़्यादातर व्यापारी अपने घर के ही काम देखते थे, लेकिन अभी ये पिछले 1-1.5 वर्ष से यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जागेश्वर धाम में संतान प्राप्ति के लिए जप और तप किया जाता है। साथ ही सच्चे मन से जो भी श्रद्धालु मनोकामना करता है तो उसके सभी दुखों का निवारण हो जाता है। यहाँ साल भर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से व्यापारी खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के जागेश्वर आने के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। पहले ऑक्सीजन में यहाँ पर लगभग सन्नाटा जैसा रहता था, अधिकतर कई दुकानें बंद रहती थी, लेकिन पिछले साल से यहाँ पर इतना रस बढ़ा है, इतना श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सारी दुकानें पैक चल रही हैं, होटल पैक चल रहे हैं। पहाड़ में रोजगार का मुख्य साधन पर्यटन पर ही निर्भर है। राज्य सरकार भी मास्टर प्लान के तहत मानस खंड को विकसित कर रही है, जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़ सके और केदार खंड की तर्ज पर मानस खंड का विकास हो सके। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने के बाद मास्टर प्लान के कार्यों में रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। अब इस सीजन में बद्रीनाथ में बर्फबारी से पहले अधिकांश कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चमोली के डीएम ने मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों और आगामी यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को सभी कामों को जल्द करने, समय पर करने और गुणवत्ता के साथ करने के आदेश दिए हैं। इनमें अच्छा काम चल रहा है और करीब 90% काम पूरा हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से भी निरंतर समीक्षा होती रहती है और इन्हीं कार्यों को प्राथमिकता भी दी जानी है पूर्ण करने के लिए। भारत से कैलाश पर्वत के दर्शन आसानी से हो रहे हैं। ऐसे में देश भर के सैलानी पिथौरागढ़ में मौजूद ओल्ड लिपुलेख भी पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां का सफर अभी भी आसान नहीं है। देखिए रिपोर्ट।
चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड में 2020 से ही गाड़ियां चल रही हैं। सामरिक और पर्यटन के लिहाज से ये अहम रोड ड्रैगन की चौखट पर भारत की दस्तक है। बीआरओ ने 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद रोड को लिपुलेख तक पहुंचाया है, लेकिन 4 साल गुजरने पर भी इस रोड में सफर तय करना खतरे से खाली नहीं है। हालात ये है कि गुंजी से आगे लिपुलेख तक बॉर्डर की रोड पत्थर और कंकड़ों से पटी है, जिस पर सफर करने के लिए स्थानीय लोग और पर्यटक मजबूर हैं। लोग के लिए एक बहुत ही आस्था का एक केंद्र बना हुआ है। वहाँ से कैलाश पर्वत के दर्शन साफ हो रहे हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत ही कठिन है और ऐसे रास्ते हैं, ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, जान का जोखिम अलग है। तो ऐसे कम से कम यहाँ पे से कैलाश दर्शन हो रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पे इस रोड की स्थिति को सुधारना चाहिए। 50 किलोमीटर की ये रोड देश की सुरक्षा के लिए खासी अहम है। काला पानी के साथ ही नाभी ढांग में मौजूद भारतीय सुरक्षा बल भी इसी रोड से सफर तय करते हैं। यही नहीं, ओल्ड लिपुलेख से कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए भी यही इकलौता रास्ता है। कैलाश पर्वत के साथ ही ओम पर्वत के दर्शनों की चाह रखने वाले भी यहीं से गुजरते हैं। बावजूद इसके रोड की बदहाली दूर होने का नाम नहीं ले रही है। कच्ची रोड पर जहां मिनटों के सफर घंटों में तय हो रहे हैं, वहीं यात्रियों की सुरक्षा भी यहां हर पल खतरे में है। हमारा तवा घाट से लेकर के हमारा काला पानी तक और हमारा इधर गुंजी तक जो रोड का टेंडर है, वो टेंडर लगा हुआ है और किसी कारण से वो कोर्ट में है। अब 1-2 डेट के बाद वो क्लियर हो जाएगा और इस रोड में भी हमारा डामरीकरण का काम और चौड़ाकरण का काम बहुत जल्दी चालू होगा। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली इस रोड का जो हाल गुंजी से लिपुलेख तक है, कुछ ऐसा हाल गर्बयांग से गुंजी तक का भी है। रोड का ये हाल तब है जब इसी रोड से आदि कैलाश यात्री गुजरते हैं। ऐसे में अब हजारों सैलानियों के साथ ही सुरक्षा बलों की निगाहें उस दिन पर टिकी हैं, जब इस रोड पर सफर सुरक्षित होने के साथ ही आसान भी होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और आइए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पार्ट टॉप 10 में। प्रयाग के कई इलाकों में भूत अवसाद की समस्या को लेकर लोगों ने प्रशासन के साथ बैठक की है। प्रशासन ने जल्द ट्रीटमेंट की बात कही। हरिद्वार के कई इलाकों में चल रहे अवैध खनन पर मातृ सदन ने आवाज उठाई है। स्वामी शिवानंद ने कहा है कि जल्द एक्शन नहीं हुआ तो वो अनशन पर बैठेंगे। राजनगर में कांग्रेस नेता नवप्रभात ने कहा है कि राज्य में 5 साल का पंचायती राज पूरा हो चुका है और सरकार ने संविधान के खिलाफ जाकर प्रशासकों की नियुक्ति की। फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा देहरादून में सीएम धामी से मुलाकात करते हैं और उत्तराखंड में फिल्म निर्माण की संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। रुड़की में गन्ना किसानों ने बैठक करके कहा है कि गन्ने की पेराई सत्र शुरू हो गया है और लेकिन अभी तक किसानों के गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। श्रीनगर में नगर निगम ने 40 वार्ड से एकत्रित करीब 300 टन कूड़े से तैयार किया 11 टन जैविक खाद। विकासनगर में जौनसार बाबर की जनजातीय इलाकों में मनाई जा रही बूढ़ी दिवाली। 5 दिन चलने वाली बूढ़ी दीपावली को लेकर इलाकों में लोगों में उत्साह। चंपावत के वनवसा में अग्निवीर की भर्ती शुरू हो चुकी है। पहले दिन पिथौरागढ़ के युवाओं ने भर्ती में हिस्सेदारी ली है। रविवार को विश्व एड्स दिवस पर अल्मोड़ा के नर्सिंग कॉलेज में जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही लोगों को एड्स के बारे में जागरूक किया गया। और जोशीमठ के देवाल में एसबीआई ने वाण गांव के प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क फर्नीचर और अन्य सामग्री वितरित की है। कहा है कि स्कूलों में बुनियादी सुधार करना उनका लक्ष्य है।